वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चैप्टर 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने चैप्टर 1 का पहला भाग डिस्कस किया था, जिसमें हमने आर्थिक वृद्धि और विकास का अर्थ देखा, आर्थिक वृद्धि और विकास की विशेषताएं देखी, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इनका विस्तृत अध्ययन किया। और आज के इस वीडियो में हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि आर्थिक विकास का मापन किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन और एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधन और अन्य तत्व मिलकर अच्छे आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य समाज में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को अधिकतम करना होता है, जिससे सभी व्यक्तियों का आर्थिक कल्याण हो सके। इसलिए आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि को मापने का कोई एक तरीका नहीं हो सकता। ये कठिन कार्य है, इसीलिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के मापन की अलग-अलग विधियां दी हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला जीएनपी मेथड, पर कैपिटा रियल इनकम मेथड, इकोनॉमिक वेलफेयर मेथड, कंपैरेटिव मेथड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेथड और सोशल इंडिकेटर्स। सबसे पहले जीएनपी मेथड हम देखते हैं। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेथड, सकल राष्ट्रीय उत्पाद विधि। आर्थिक विकास को मापने का यह सबसे लोकप्रिय तरीका है, मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसका तरीका क्या है? स्थिर कीमतों पर जीएनपी की गणना करना। अनेक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने इस विधि का समर्थन किया है। उसमें से मुख्य अर्थशास्त्री हैं मायर एवं बाल्डविन, साइमन कुजनेट्स, मिसेस उर्सुला हिक्स, सैमुअलसन और एसी पिगू आदि अर्थशास्त्री। जीएनपी किसी देश के कुल आर्थिक उत्पादन का मापन करता है। इस विधि का प्रयोग एक दिए हुए समय में वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि का मापन करने के लिए किया जाता है। इस विधि की कुछ आलोचनाएं भी हैं कि जीएनपी विधि को, जीएनपी मेथड को हम एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों स्वीकार नहीं कर सकते, जिसमें पहली आलोचना ये की जाती है कि रियल नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स प्राइस चेंजेस, अर्थात इसमें जब हम वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तब कीमत परिवर्तनों की उपेक्षा कर देते हैं, कीमत परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाता। A short period rise in national income during an upswing of an economic cycle does not constitute economic development. यानी कुछ समय में अल्पकाल में राष्ट्रीय आय में होने वाले उतार चढ़ाव आर्थिक विकास के संवाहक या आर्थिक विकास के मापक के रूप में कार्य नहीं कर सकते। दूसरी आलोचना ये की गई कि जीएनपी does not factor in a change in the population of a given nation. किसी भी एक राष्ट्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों पर यह ध्यान नहीं देता। तीसरी आलोचना कि जीएनपी कुछ ऋणात्मक बाह्यताएं हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है। ऐसे तत्वों पर कोई ध्यान नहीं देता। इन तत्वों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए था। अगली आलोचना ये की जाती है कि जीएनपी समाज में आय के वितरण की स्थिति के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और अंतिम आलोचना ये की जाती है कि इट डज नॉट फैक्टर इन अदर फॉर्म्स ऑफ मेजरमेंट सच एज इलीगल मार्केट, सर्विसेज एटसेट्रा।
दूसरा मापक है पर कैपिटा रियल इनकम, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। सम इकोनॉमिस्ट, कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि समस्त आर्थिक वृद्धि बेकार हो जाती है, निरर्थक हो जाती है यदि इससे आम आदमी का जीवन स्तर सुधर नहीं पा रहा हो। अर्थात यदि आम आदमी के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है तब ऐसी आर्थिक वृद्धि बेकार हो जाती है। इसलिए उनके अनुसार आर्थिक वृद्धि का अर्थ कुल उत्पादन में वृद्धि से होता है। इस नजरिए से आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। हार्ले लेविनस्टीन, रोस्टोव, वरान, बुकानन और अन्य अर्थशास्त्रियों ने प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का सही सूचकांक माना है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों के उपभोग स्तर को ऊंचा उठाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसकी गणना राष्ट्रीय आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय से अच्छी प्रकार से की जा सकती है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय तो बढ़े लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है तब वहां के लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर सकता। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक आय की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक होनी चाहिए, तभी राष्ट्रीय आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का सही और उपयुक्त मापक हो सकता है। लेकिन इस विधि की भी कुछ आलोचनाएं की गई हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि इसमें वितरणात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट हैज बीन इग्नोर्ड। If national income goes up, but there is unequal distribution of income among different sections of the society, अर्थात यदि राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में आय की असमानताएं हैं, आय का असमान वितरण है, in that case rise in national income will be meaningless। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में होने वाली कोई भी वृद्धि निरर्थक हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। दूसरी आलोचना, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अल्प विकसित देशों में, विकासशील देशों में जहां प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का सूचक माना गया है, वहां प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ सामान्यतया बेरोजगारी, गरीबी और विषमताएं भी बढ़ती हैं। यानी विकासशील देशों में जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी वैसे वैसे बेरोजगारी, गरीबी और आय की विषमताएं भी बढ़ती हैं। तो इसे विकास नहीं कहा जा सकता। तीसरी आलोचना है कि यदि किसी देश में राष्ट्रीय आय और जनसंख्या वृद्धि दोनों बराबर हैं, बराबर दर से बढ़ रही हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आर्थिक विकास नहीं हो रहा। इसी प्रकार से यदि देश में राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ रही लेकिन किसी महामारी या किसी आपदा के कारण जनसंख्या घट जाए तो इसे आर्थिक विकास माना जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। इसके पश्चात अगला मापक है इकोनॉमिक वेलफेयर एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास के मापक के रूप में लिया गया है। कॉलिन क्लार्क, किंडलबर्गर, डी ब्राइट सिंह आदि अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास के मापक के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार आर्थिक कल्याण को दो रूपों में समझा जा सकता है। पहला, जब समाज में सभी व्यक्तियों के बीच आय का समान वितरण हो, इससे आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। और दूसरा, जब मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाए तब भी लोगों का आर्थिक कल्याण का स्तर बढ़ सकता है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाएं, तब मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ सकती है। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक कल्याण तभी बढ़ सकता है जब कीमतों में स्थिरता हो। लेकिन इसकी भी आलोचना की गई और ये कहा गया कि आर्थिक कल्याण को मापने के लिए राष्ट्रीय आय की प्रकृति और उत्पादन की सामाजिक लागत के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इनकी गणना करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसी कारण बहुत से अर्थशास्त्री आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास का उपयुक्त और सही मापक नहीं मानते। साथ ही कल्याण एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, एक विषयगत अवधारणा है जिसे मापा नहीं जा सकता। ये एक रिलेटिव अप्रोच है, सापेक्षिक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। इसके पश्चात अगली विधि है कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि। आर्थिक विकास को मापने का एक तरीका ये है कि किसी एक समयावधि में दो अलग-अलग देशों की विकास दर की तुलना की जाए या किसी एक देश में दो अलग-अलग समयावधियों में उसकी विकास दर की तुलना करें, तो ये तुलनात्मक विधि कहलाती है। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम भली प्रकार से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर समय अवधि को लिया है और ओ वाई अक्ष पर हमने रियल नेशनल इनकम, वास्तविक राष्ट्रीय आय को लिया है। ए कर्व ये ए देश का विकास वक्र है, विकास को दर्शा रहा है, और बी वक्र बी देश के विकास को दर्शा रहा है। दोनों देशों के डेवलपमेंट कर्व इस सी पॉइंट पर एक दूसरे के बराबर हैं और ये सी पॉइंट टी समय अवधि पर आता है, यानी कि टी समय अवधि से पहले की अवधि में हम देखते हैं कि ए राष्ट्र में विकास की गति धीमी है और बी राष्ट्र में विकास की गति ज्यादा है। टी समयावधि पर जब पहुंचते हैं तब दोनों राष्ट्रों के विकास की दर समान हो जाती है, लेकिन टी समयावधि के बाद हम देखते हैं कि ए राष्ट्र की विकास की दर बी राष्ट्र की अपेक्षा तेज हो जाती है और इस तरह दीर्घ काल में हम ये देखते हैं कि ए देश, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए देश में विकास की दर बी देश की तुलना में बहुत तीव्र है। Country A is developing at a higher rate of growth in comparison to country B. इस प्रकार हम ये तुलनात्मक विधि के माध्यम से ये देख सकते हैं कि कौन सा राष्ट्र आर्थिक विकास किस गति से, किस दर से कर रहा है। लेकिन इसकी भी आलोचना की गई। ये कहा गया कि व्यावहारिक दृष्टि से यह सिद्धांत इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है और असंतोषजनक है, अनसेटिस्फैक्टरी मेथड है व्यावहारिक दृष्टि से। इसकी केवल तुलना करने पर ही इसमें जोर दिया गया है, जबकि ऐसे बहुत से तत्व हैं जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। अगली विधि है राइज इन कंजप्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का स्तर और उपभोग में वृद्धि। इस दृष्टिकोण के अनुसार जो राष्ट्र अपने नागरिकों का जीवन स्तर और उपभोग का स्तर बढ़ाने में सफल होता है, उसे ही आर्थिक विकास की ओर अग्रसर राष्ट्र माना जाएगा। उदाहरण के लिए यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों को विकसित राष्ट्र इसलिए माना जाता है क्योंकि उनका जीवन स्तर और उपभोग का स्तर ऊंचा है। इसके विपरीत यदि किसी देश में राष्ट्रीय आय बढ़ने के बाद भी उपभोग का स्तर व जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ पाता, तो उसे विकासशील नहीं कहा जाएगा। ऐसा जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर और संसाधनों के दुरुपयोग के कारण हो सकता है। इस प्रकार किसी भी देश में आर्थिक विकास को यदि मापना है तो हम इस दृष्टिकोण के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जिस देश में उपभोग का स्तर ऊंचा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा है, जीवन निर्वाह का स्तर ऊंचा है, वे राष्ट्र अधिक प्रगतिशील होंगे। लेकिन इस सिद्धांत की, इस विधि की भी आलोचना की गई और ये कहा गया कि यह सही विधि नहीं है, सही मेथड नहीं है, परफेक्ट नहीं है। क्योंकि अल्पविकसित देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पहले से ही अधिक होती है और इस विधि के अनुसार यदि और उपभोग किया जाएगा, उपभोग प्रवृत्ति में और वृद्धि होगी, तो यह उनके आर्थिक विकास को पीछे धकेल देगी। इसके पश्चात अगली विधि आती है सोशल इंडिकेटर्स, सामाजिक सूचकांक। सामाजिक सूचकांकों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, भोजन, स्वच्छता, सही पोषण, आवास,
आदि को विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए तो थोड़े ही समय में लोगों की आय बढ़ेगी और उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। यानी इन आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते ही अल्प समय में ही लोगों की आय और उत्पादकता दोनों बढ़ जाएगी। लेकिन इस विधि की भी आलोचना की गई और ये कहा गया कि सामाजिक सूचकों की जो लिस्ट है उसमें किन किन आइटम्स को शामिल किया जाए, इस बारे में अर्थशास्त्रियों में सहमति नहीं है। ये सामाजिक सूचक वर्तमान कल्याण से संबंध रखते हैं, भविष्य के कल्याण से नहीं। इसलिए इन सूचकों की लिस्ट में किसे प्रेफरेंस दी जाए, वरीयता दी जाए और किसे वेटेज दिया जाए, बाहर दिया जाए, ये तय करना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक सूचकांकों में हम एक सूचकांक हम लेते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक। अर्थशास्त्री मॉरिस डी मॉरिस ने एक ऐसा कंपोजिट इंडिकेटर बनाया, कंपोजिट इंडिकेटर यानी एक सम्मिश्र सूचकांक बनाया जो आर्थिक विकास को जीवन की गुणवत्ता के रूप में मापता है। उनके अनुसार PQLI लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं का मापन करता है और PQLI को मापने के लिए, PQLI का निर्धारण करने के लिए उन्होंने 3 सूचकांकों का उपयोग किया। पहला सूचकांक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, 1 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा। और तीसरा साक्षरता दर। ये तीनों सूचक मिलकर के और एक सिंपल कंपोजिट इंडेक्स PQLI बनाते हैं। GNP और पर कैपिटा GNP की तुलना में PQLI विकास का एक अच्छा भरोसेमंद मापक है। यह हम सभी मानते हैं कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, साक्षरता दर में वृद्धि और शिशु मृत्यु दर में कमी विकास की अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं, क्योंकि कोई भी राष्ट्र ऊंची जीवन प्रत्याशा, ऊंची साक्षरता दर और नीची शिशु मृत्यु दर तभी प्राप्त कर सकता है जब उन क्षेत्रों में विकास और प्रगति के लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। इसकी भी आलोचना की गई और ये कहा गया कि PQLI इज अ लिमिटेड मेजर ऑफ बेसिक नीड, यानी PQLI में सिर्फ 3 ही सूचकांकों को लिया गया है। तो मूलभूत आवश्यकताओं की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें कम सूचकों को लिया गया है। दूसरी आलोचना ये की गई, मैनी सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक सिक्योरिटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इन सभी पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास के ढांचे में होने वाले परिवर्तनों की कोई व्याख्या नहीं करता और जो भी निर्धारक तत्व हैं, सूचक, 3 सूचक लिए गए हैं, उन्हें जो वेट दिया गया है उसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है, कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है और ये कुल कल्याण और आर्थिक विकास का सही मापक नहीं है। और अंत में जो अंतिम आलोचनाएं हैं वो ये है कि अर्थशास्त्रियों के बीच में भी इस बात को लेकर के कोई एकमतता नहीं है कि इस सूचकांक में किन किन आइटम को शामिल करना चाहिए, किन किन सूचकांकों को हम PQLI में शामिल करें। इस बारे में भी अर्थशास्त्रियों में मतभेद पाया गया है। सामाजिक सूचकांक का ही एक दूसरा और सूचकांक, PQLI के बाद एक और सूचकांक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, मानव विकास सूचकांक। सर्वाधिक सर्वमान्य और स्वीकृत सूचकांक है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने HDI को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने डेवलप किया था और उसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने 1990 में इसे प्रस्तुत किया। HDI एक कंपोजिट इंडेक्स है जिसमें कि 3 सोशल इंडिकेटर्स को लिया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा,
प्रौढ़ साक्षरता एडल्ट लिटरेसी और प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पत्ति पर कैपिटा रियल जीडीपी, इन 3 इंडिकेटर्स को मिलाकर के एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया गया जिसे HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा गया। लेकिन इसकी भी आलोचना की गई कि यहाँ पर भी आलोचना की गई कि देयर कैन बी मैनी इंडिकेटर्स, 3 ही सूचकों को यहाँ पर लिया गया है, इससे भी अधिक सूचकांकों को शामिल किया जा सकता था और ये एक रिलेटिव मेजर है देन एब्सोल्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट। और HDI में शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम द हाई इनइक्वालिटी फाउंड इन सम कंट्रीज, यानी कि कुछ देशों में जो अत्यधिक विषमताएं पाई गई हैं उनकी तरफ इसका ध्यान नहीं गया है। और इस प्रकार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी कुछ आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन उसके पश्चात भी आज के समय में सर्वाधिक मान्य मोस्ट एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आर्थिक वृद्धि और विकास को कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्वों में सबसे पहला इकोनॉमिक फैक्टर हम लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन हैं भूमि, जलवायु, खनिज पदार्थ, औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार, रोजगार का आधार, आर्थिक संपन्नता का आधार। इसमें यदि हम भूमि की बात करें तो भूमि, कुछ अल्पविकसित देशों में भूमि के उपजाऊपन के अनुकूल साधनों को अपनाने के कारण उत्पादन में अवश्य वृद्धि होती है, लेकिन दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में पर्याप्त भूमि होते हुए भी वे कृषि समृद्ध नहीं है, क्योंकि खेती योग्य भूमि पर नए तरीकों का उपयोग नहीं कर पाए। तो जिनके पास भूमि की उपलब्धता है और उन्होंने नए तरीकों को अपनाकर उत्पादन को बढ़ाया है, वहां पर उन्हें इसका लाभ मिला है, लेकिन जिन्होंने इस प्राकृतिक संसाधन का पूर्ण उपयोग नहीं किया उन्हें लाभ नहीं मिला है। जलवायु, प्राकृतिक जलवायु, जैसे हम उदाहरण की बात करें, कृषि वनस्पति की देन है। जहां वनस्पति सघन है, नियंत्रित है, वहां कृषि का विकास तेजी से हुआ। यूरोप के कई देशों में पशुपालन उद्योग का विकास वहां की वनस्पति के कारण हुआ। खनिज पदार्थों की बात करें तो एक देश जो साधनों में निर्धन माना जाता है कुछ समय के पश्चात समृद्ध हो सकता है, जिसका कारण यह नहीं कि अज्ञात साधनों की खोज हुई है, बल्कि ज्ञात साधनों के नए उपयोग से हुई है। तो जो देश खनिजों की दृष्टि से जितना अधिक समृद्ध होगा वहां आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। औद्योगिक विकास की हम बात करें तो जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितना अधिक समृद्ध होगा और प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता के कारण ही औद्योगिक विकास संभव हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता के कारण ही औद्योगिक विकास संभव हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। मानवीय पूंजी में जितना अधिक निवेश किया जाएगा उतना ही आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने वाला होगा। और मानवीय पूंजी में निवेश हम किस रूप में कर सकते हैं? अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के माध्यम से। तीसरा है हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की ऊंची दर। जिस राष्ट्र में पूंजी निर्माण की दर ज्यादा होगी वहां विकास अधिक होगा, और पूंजी निर्माण की दर ज्यादा तब होगी जब वहां के उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाएगा और बचतों को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। उन बचतों को एकत्रित करना होगा, यानी मोबिलाइज
करना होगा, बचतों को निवेश करना होगा और उसके पश्चात ही हम आर्थिक वृद्धि की ओर बढ़ पाएंगे। आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला अगला आर्थिक तत्व है सस्टेनेबल साइज एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का अनुकूलतम आकार होना चाहिए और जनसंख्या की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। कम जनसंख्या लेकिन यदि दक्ष जनसंख्या है तब वह आर्थिक विकास में अत्यधिक तीव्र योगदान दे पाएगी, लेकिन अधिक जनसंख्या और अदक्ष श्रमिक हैं तो ऐसी स्थिति में अधिक जनसंख्या का कोई भी लाभ राष्ट्र को नहीं मिल सकता। इसके पश्चात सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी अर्थात एक उचित तकनीकी का होना भी आवश्यक है। जिस राष्ट्र में तकनीकी प्रगति पर जोर दिया जाता है, तकनीकी विकास पर अधिक जोर दिया जाता है, वहाँ आर्थिक विकास और वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रिमूविंग मार्केट इम्परफेक्शंस यानी बाजार में जो अपूर्णताएं व्याप्त हैं, मांग और पूर्ति की शक्तियों पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, मांग और पूर्ति की जो शक्तियां स्वचालित रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं, उन पर यदि प्रतिबंध हटा लिए जाएं, ऐसी बाजार अपूर्णताओं को यदि समाप्त कर दिया जाए, तब यह राष्ट्र के हित में होगा और ये विकास को बढ़ाने वाला होगा। इसके पश्चात स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक परिवर्तन। ये संरचनात्मक परिवर्तन से अभिप्राय है कि एक परंपरागत कृषक समाज से आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होना, जिसमें वर्तमान संस्थाओं, सामाजिक प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं में महत्वपूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन से रोजगार के अवसर, श्रमिक की उत्पादकता और पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है और नए साधनों के प्रयोग और तकनीकी में सुधार होते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। गैर आर्थिक कारक, आर्थिक कारकों के साथ साथ गैर आर्थिक कारक भी आर्थिक प्रगति को, आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन। और इसमें यदि किसी राष्ट्र की सरकार अच्छी है, भली प्रकार से चलती है, दक्ष है और स्थिर सरकार है, तो ऐसी स्थिति किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होती है। स्थिर सरकारें किसी भी देश के विकास की पहली शर्त होती हैं। यदि सरकारें निरंतर बदलती रहती हैं तो कोई भी नीति, कोई भी योजना लंबे समय तक कारगर नहीं रह पाती और वो बीच में ही अपूर्ण ही छोड़ती जाती है। इसलिए सरकारों की स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। दूसरा कारक है सोशल फैक्टर्स, सामाजिक मूल्य, जिसमें सामाजिक मूल्यों में हम लेते हैं वैल्यू, एटीट्यूड एंड इंस्टीट्यूशंस। वैल्यूज, किसी भी राष्ट्र के वैल्यूज किस तरह के हैं, यदि संयुक्त तो परिवार की व्यवस्था हो सकती है, जाति प्रथा की स्थिति क्या है और लोगों की सामाजिक वृत्तियों में क्या परिवर्तन आते हैं। यदि सामाजिक संस्थाएं इस प्रकार की हैं कि वे अधिकाधिक उत्पादन को बढ़ावा देने वाली हैं और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने वाली हैं, तो ऐसी सामाजिक संस्थाएं उस राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक हो सकती हैं। संयुक्त परिवार प्रथा लोगों को स्वतंत्र और आर्थिक निर्णय लेने से रोकती है, सुस्ती पैदा करती है और जनसंख्या बढ़ाने में प्रोत्साहन देती है। ऐसे समाजों में जहां पर संयुक्त परिवार प्रथा व्यापक रूप से पाई जाती है, वहां आर्थिक विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है और जो एकल परिवार हैं वहां पर आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार से तीसरा आता है मानवीय तत्व, मानवीय कारक। मानवीय कारक से तात्पर्य है कि उस राष्ट्र में जनसंख्या पर कितना नियंत्रण है और श्रम शक्ति का नजरिया कैसा है, श्रम शक्ति कितनी दक्ष है, उसे कितना प्रशिक्षण दिया गया है। तो यदि कम जनसंख्या है किंतु यदि वह दक्ष जनसंख्या है, तब वह राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक होगी। यदि अदक्ष जनसंख्या भी है तो उसे प्रशिक्षण देकर
दक्ष बनाया जा सकता है और देश के आर्थिक विकास में योगदान लिया जा सकता है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक तत्व हैं, लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, किसी भी समस्या को वे किस रूप में देखते हैं। यदि लोगों की मानसिक स्थिति किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की ओर है, तब वे निरंतर नवाचार करते रहेंगे और राष्ट्र को विकास की ओर अग्रसर करते रहेंगे। लेकिन यदि उस राष्ट्र के निवासियों की प्रवृत्ति समस्याओं को टालने की है और सिर्फ मूक दर्शक बने रहने की है, तब वह राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकेगा। इसके पश्चात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। यदि किसी देश में कानून व्यवस्था भली भांति चल रही है, सक्षम है, दक्ष है, तब उस राष्ट्र में आंतरिक स्थिरता होगी और वह राष्ट्र निश्चिंत होकर के आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करेगा और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा। इसके पश्चात अंतिम गैर आर्थिक कारक आता है रिलीजियस कल्चरल एटीट्यूड्स। लोगों के सांस्कृतिक परंपराएं क्या हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं क्या हैं। अल्पविकसित देशों के समाज में ऐसी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं होती हैं जो आर्थिक विकास की प्रेरक नहीं होती। कुछ लोग भाग्य को दोष देते हैं, भाग्यवादी होते हैं और वे काम करना पसंद नहीं करते। तो यदि किसी समाज में भाग्यवादी लोग अधिक हैं तो वह समाज आगे प्रगति नहीं कर सकता। इसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुस्थिर विकास। सबसे पहले सुस्थिर विकास का अर्थ। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1980 में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय संगठन में किया गया था। सुस्थिर का अर्थ होता है विकास निरंतर होता रहना चाहिए। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह सहज वातावरण या उस पर्यावरण में सुधार करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास होता है। यह वास्तविक राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, जीवन की गुणवत्ता और प्राकृतिक पर्यावरणीय संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार की निरंतर होते रहने पर जोर देता है। वास्तविक स्थिति ये है कि पर्यावरण का नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहिए ताकि संपूर्ण समाज का कल्याण हो और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इस सुस्थिर विकास के उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य है एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, मीटिंग बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, अपलिफ्टिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, हेल्पिंग इन इंश्योरिंग क्लीन एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन, एक स्वच्छ पर्यावरण को सुनिश्चित करना जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण न हो, सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त समाज की स्थापना। मैक्सिमाइजिंग द नेट इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के प्रभावों को अधिकतम करना और प्रिजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ दिस स्टॉक ऑफ एनवायरमेंटल, ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल, भौतिक, मानवीय और पर्यावरणीय पूंजी के स्टॉक को बढ़ावा देना, उसका संरक्षण करना, इंटरजेनरेशनल इक्विटी और ओवरऑल स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन ग्रॉस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ईच कंट्री, यानी प्रत्येक राष्ट्र के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका शोषण रोका जाना चाहिए, उस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना। इसके पश्चात हम देखते हैं द कुज़नेट्स हाइपोथेसिस, कुज़नेट की परिकल्पना। 1950 और 60 के दशक में साइमन कुज़नेट्स ने एक परिकल्पना हाइपोथेसिस दी कि जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है या विकास करती है, वैसे वैसे ही संपूर्ण समाज में आर्थिक विषमताएं पहले बढ़ती हैं और फिर घटती हैं। इसे कुज़नेट ने यू शेप वक्र, यू शेप कर्व के माध्यम से दर्शाया। ये परिकल्पना कहती है कि जब एक अर्थव्यवस्था विकास करना शुरू करती है तब उनके लिए नए निवेश करने के अवसर पैदा होते जाते हैं और जिनके पास निवेश करने के लिए पैसा है वे ही अपनी संपत्ति को और बढ़ाते जाते हैं। तो ग्रामीण श्रमिक शहरों में आते हैं तो मजदूरी दर कम हो जाती है, जिससे ग्रामीण और शहरी श्रमिकों की आय में अंतराल और बढ़ जाएगा, विषमताएं और बढ़ जाएंगी।
कुजनेट्स कहते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था गांव से शहरों की ओर केंद्रित होने लगती है, क्योंकि ग्रामीण श्रमिक शहरों में नौकरियां ढूंढने लगते हैं। इस देशांतरण के कारण ग्रामीण और शहरी आय में अंतर बढ़ जाता है। ग्रामीण जनसंख्या कम होने लगती है, शहरी जनसंख्या बढ़ने लगती है। लेकिन कुजनेट्स की परिकल्पना ये कहती है कि वही आर्थिक विषमताएं तब घटने लगती हैं जब औसत आय एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाती है और औद्योगिकरण से जुड़ी समस्त प्रक्रियाएं एक ऊंचे स्तर पर जाकर रुक जाती हैं। आर्थिक विकास में यही वह बिंदु है जहां समाज को ट्रिकल डाउन इफेक्ट मिलते हैं, अर्थात नीचे की ओर रिश्ते हुए प्रभाव मिलते हैं। बढ़ी हुई प्रति व्यक्ति आय मिलती है जो निश्चित रूप से आर्थिक असमानताओं को घटाने में अपना योगदान देती है। कुजनेट्स ने जो कर्व दिया उसमें हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक्स अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय ली गई है और वाई अक्ष पर असमानताएं ली गई हैं, और ये रिवर्स यू शेप कर्व है जो ये बता रहा है कि जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है वैसे वैसे प्रारंभ में आय की विषमताएं बढ़ती हैं, लेकिन एक स्तर पर आकर विषमताएं हाईएस्ट हो जाती हैं, उच्चतम हो जाती हैं। उसके बाद यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है तब विषमताएं कम होने लगती हैं। इस प्रकार कुजनेट्स का इन्वर्टेड यू शेप कर्व हमें ये बताता है कि विकास के प्रारंभ में जैसे जैसे आय बढ़ती है, प्रारंभ में आय की असमानताएं बढ़ती हैं, लेकिन एक निश्चित उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद आय की विषमताएं कम होने लगती हैं। आलोचना। कुजनेट्स के सिद्धांत की भी आलोचना की गई और आलोचकों ने कहा कि कुजनेट्स कर्व किसी एक देश विशेष के आर्थिक विकास की औसत प्रगति को नहीं बताता, बल्कि विभिन्न देशों के बीच विद्यमान असमानता और ऐतिहासिक अंतरों को भी बताता है। आज के वीडियो में हम अपना चैप्टर पूरा करते हैं और इसके साथ हम अगले वीडियो में चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।